नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे 15 संभाग 15 खबर हम आपको दिखाएंगे। आपके जिले, आपके गांव, आपके शहर की खबर, संभाग की खबर। लेकिन शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उस ध्यान की तस्वीर के साथ जो आपको देखना जरूरी है। ध्यान हर किसी को करना चाहिए। इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है कि एकाग्रता बढ़ती है। आपको आपके लक्ष्य के प्रति उस ध्यान के माध्यम से वहां तक पहुंचने में एक बड़ी मदद मिलती है। पीएम मोदी ध्यान लगा रहे हैं, जहां लगा रहे हैं ध्यान, वो जगह भी बड़ी प्रचलित है और वहां पर ध्यान लगाने की एक अपनी विद्या है और इसका अलग महत्व है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, आप समझेंगे ध्यान कितना जरूरी है। और पीएम मोदी जब ध्यान लगा रहे हैं तो वहां की तस्वीर भी आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान चर्चा के केंद्र में है। उन्होंने शुक्रवार को सुबह मां अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान केंद्र में ध्यान साधना में तल्लीन हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून तक ध्यान साधना में तल्लीन रहेंगे। ध्यान भारत की बहुत प्राचीन परंपरा है और योग का अगला पड़ाव भी माना जाता है। पीएम मोदी पहले योग को देश विदेश में प्रचारित कर चुके हैं और अब ध्यान की ताकत को भी दुनिया से परिचित कराना चाहते हैं। ध्यान मन को साधने की प्रक्रिया है। इसमें मन की चेतना को एक खास अवस्था में स्थिर करना होता है। ये कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक हो सकता है। ध्यान में सबसे पहले हमें अपने सांस पर नियंत्रण रखना होता है। इसके बाद अपने मन को विश्राम की अवस्था में ले जाना होता है। मोदी जी आंख बंद करके क्या विचार कर रहे हैं ये तो शायद ही कोई बता पाएगा, लेकिन जिस जगह पर मोदी जी प्रार्थना कर रहे हैं उस जगह का ध्यान का परिणाम बहुत अलग होता है। पीएम मोदी जहां ध्यान कर रहे हैं वो जगह खास है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का विशेष महत्व है। माता पार्वती अपनी कामना की पूर्ति के लिए इसी पत्थर पर साधना उन्होंने की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनकी कामना की पूर्ति की। कन्याकुमारी में आज भी देवी मां का मंदिर स्थित है। स्वामी विवेकानंद भी इसी पत्थर पर समंदर में तेज लहरों के बीच तैरकर साधना करने गए थे। उन्होंने देवी मां से अपने आध्यात्मिक विकास के लिए मांगा था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 3 दिन तक कठोर साधना की थी। ध्यान से न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और शारीरिक फायदे भी होते हैं, इसलिए हर किसी को ध्यान करना चाहिए। फिलहाल पीएम मोदी के ध्यान पर शुरू हुई विपक्ष की राजनीति एक तरफ, लेकिन मौजूदा दौर में पीएम मोदी ध्यान में लीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस खबर को दिखाने का मकसद यह था कि आप भी अगर ध्यान करेंगे तो ध्यान से आपको लाभ होगा। सियासत हर मुद्दे पर होती है इस देश में, ध्यान पर भी हुई। विपक्ष ने इस पर अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन मोदी जी ध्यान में व्यस्त हैं और ध्यान ये 1 जून तक चलेगा। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दे दिए हैं पुलिस को और फ्री हैंड दे दिया है। कानून व्यवस्था पर सख्त हो गए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अचानक से पीएचक्यू पहुंच गए, तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक के साथ साथ अधिकारियों को, पुलिस को यह कह दिया है कि अपराधियों पर शिकंजा कसो, फ्री हैंड आपको देते हैं, अपराधियों को छोड़ो मत, जनता को भय मुक्त माहौल दो। ये सीएम का कहना है। अशोकनगर की घटना पर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एसपी पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो सख्त हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये चुनाव का 7वां चरण पूरा हुआ। हम अपने अपने स्तर पर अपने सारे कामों को हाथ में लेते हुए, और मैंने पुलिस विभाग को बधाई भी दी जिनने 4 महीने के ये 4 चरणों के चुनाव में पूरे प्रदेश स्तर पर पहली बार कोई बूथ लूटने की घटना, कोई गोलीबारी, कोई मर्डर, कोई बड़ा झगड़ा, कोई झंझट नहीं हुई। ये पुलिस की अपनी सफलता भी है, प्रशासन की सफलता भी है। और लेकिन जो होने वाले अपराध है उन अपराधों पे और सख्ती करें। अधिकारियों का लगातार निरीक्षण होना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था बने।
तो सीएम की बात आप सुन रहे थे, अपराधियों पर सख्ती करें, यानी कि दो टूक शब्दों में अपराधियों को एक कड़ा मैसेज है मुख्यमंत्री की तरफ से कि मध्य प्रदेश में अगर अपराध करोगे तो सख्ती से निपटा जाएगा। हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ गए हैं सीधे पीएचक्यू से, जहां पर यह बैठक हुई है। विवेक, जरा बताइए आज की इस बैठक में, क्योंकि मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हाल ही के दिनों में सामने आई जहां पर अपराध और अपराधियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। आज सीएम ने दो टूक कह दिया है, फ्री हैंड है, लेकिन अपराध से और अपराधियों से निपटें। विवेक, 45 मिनट तक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में बैठक की और डीजीपी तमाम सभी 10 संभाग के एडीजी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने संभाग में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करें, उन तमाम अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। और कल जो अशोकनगर में हिंसा घटना देखने के लिए मिली है, विभत्स घटना देखने के लिए मिली कि एक युवती के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद जब उसकी शादी तय होती है तो गुंडे, बदमाश, माफिया, वहाँ के लोकल जो बाहुबली है वो उस लड़की के घर पहुँचते हैं, उसके पिता को बाकायदा पीटा जाता है, भाई के हाथ पांव तोड़े जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि एसपी को तत्काल अनुशासनात्मक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इछावर टीआई को तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि घटना के बाद कई घंटों तक बुलडोजर चल गया है। अपराधियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है मध्य प्रदेश में, अशोकनगर में भी यही हुआ है। बात जानकारी मुख्यमंत्री को उसी बैठक के दौरान दे दी गई थी। विवेक जी, इस घटना की पूरी जानकारी उनको उसी समय दी गई, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर एफआईआर इतने घंटे तक क्यों नहीं लिखी गई, तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि टीआई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए और एसपी के खिलाफ अनुशासनात्मक बहुत बड़ी खबर है अशोकनगर के मामले को लेकर, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं विवेक हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कहा यह जाता है कि मौत कब कहां कैसे आ जाए पता नहीं चलती, और इन दिनों तो लगातार ऐसे तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं जहां पर कोई डांस कर रहा है तो गिर जा रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है तो गिर जा रहा है, कोई जिम कर रहा है तो उसके गिर की मौत हो जा रही है, और इन सभी मौत का एक ही कारण है, हार्ट अटैक। इंदौर में आज एक मौत ऐसी ही हुई, लेकिन हैरानी इस बात की कि मौत होने के बावजूद भी वहां पर जो बड़ी संख्या में लोग थे उन्हें पता ही नहीं चला कि सामने शख्स जो अब तक खड़ा हुआ था, उनके अंदर देशभक्ति का जोश भर रहा था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंदौर से आई इस तस्वीर को देखिए। एक हॉल में लोगों के सामने देशभक्ति की अलख जगाने के लिए एक रिटायर्ड फौजी हाथों में तिरंगा लिए बड़े जोश से देशभक्ति का जज्बा दिखा रहे हैं। सभी लोग ताली बजा रहे हैं। लोगों का जोश बढ़ा तो वो तालियां बजाने लगे। इसी दौरान मंच से परफॉर्म कर रहे रिटायर्ड फौजी जोश में मंच से एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन तभी हाथ से तिरंगा छूटता है और फिर अब तक जो रिटायर्ड फौजी लोगों के सामने बड़े जोश के साथ परफॉर्म कर रहे थे वो गिर जाते हैं। लेकिन सामने बैठे लोग लगातार ताली बजाते रहते हैं। वहां खड़ा शख्स भी हाथ में तिरंगा लेकर लहराने लगता है, लेकिन किसी को ये एहसास तक नहीं होता कि जो अब तक परफॉर्म कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी हंसते हुए परफॉर्म करते हुए एक शख्स की साइलेंट मौत हो जाती है और ये लोग जान भी नहीं पाते कि उनकी जान चली गई। अग्रेशन धाम पर क्रांति योग के आयोजन के दौरान ये घटना सामने आई, जिसे लेकर अब द्वारकापुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मेरठ की ये तस्वीर देखिए। एक लड़की को उस वक्त हार्ट अटैक आया जब वो हल्दी फंक्शन में डांस कर रही थी। गाजियाबाद में ट्रेडमिल पर जिम करने वाले युवक को हार्ट अटैक आया, जिसका वीडियो जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो वहीं प्रयागराज में साली की शादी की सालगिरह पर डीजे की धुन पर डांस करते वक्त एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लगातार हो रही इन मौतों पर अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इन मौतों को केवल हार्ट अटैक के तौर पर ही देखा जाए या इसके पीछे कारण कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये रिटायर्ड फौजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हालांकि वर्दी में एक फौजी के लिए इस दुनिया से जाना अपने आप में एक अलग लम्हा होता है, लेकिन इस तरह से लोगों के बीच लोगों की जान जा रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसलिए इसे साइलेंट अटैक कह रहे हैं या इसे साइलेंट मौत कह दीजिए। दबे पांव मौत आती आपने कई बार सुना होगा, और इस तरह से लोग लगातार गिर के मर रहे हैं। इंदौर से हो या फिर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद हो, प्रयागराज हो
या दूसरे तमाम वो शहर जहां से इस तरह की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही ये रिटायर्ड फौजी गिरे और इनकी जान चली गई, लेकिन लोग वहां पर ताली बजाते रहे। दूसरा शख्स जो खड़ा हुआ था, चूंकि फौजी के हाथ से तिरंगा गिर गया था, तो उस व्यक्ति ने तिरंगे को उठाया, तिरंगे को लहराया, लेकिन उसको भी पता नहीं चला कि सामने खड़ा शख्स लेटा नहीं है जानबूझकर या कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि इनकी जान चली गई। और जान चली गई तो सवाल उठता है कि आखिर इस तरह से लोगों की मौत क्यों हो रही है। हमारे साथ पुनीत विजयवर्गीय जुड़ गए हैं, सीधे इंदौर की तरफ रुख करते हैं। पुनीत, जरा बताइए, इस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं, इस मामले में पूरी खबर बताइए। और हमें ये पता चला है कि आपके साथ एक डॉक्टर भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि लोगों की जान इस तरह जा रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। जी बिल्कुल, डॉक्टर मनीष पोरवाल सर वो हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से आपका सवाल जान लेते हैं। सर, लगातार साइलेंट अटैक आ रहे हैं लोगों को। आज भी एक हमारे देश की सेवा करने वाले रिटायर्ड फौजी की डेथ हुई है, तिरंगा हाथ में था, यूनिफॉर्म में थे, परफॉर्म कर रहे थे। तो सर क्या वजह है जो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? हमारे देश में हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ी है। उसका मुख्य कारण है कि हमारा खान पान जो है वो थोड़ा विदेशों के लोगों से अलग है। हमारे खान पान में हम लोग बहुत घी, तेल और चिकनाई की वस्तुएं खाते हैं। तो एक तो कारण ये है कि खान पान जो है, हमारा जो डाइट है हमारी, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, खून में चिकनाई बढ़ाती है। दूसरे कारण से जैसे कि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हमारे देश में। कई बार हम लोग चेक नहीं करते, लेकिन अगर हम चेक करें, जैसे हम लोग 50-60 लोगों की शुगर चेक कराएं तो उसमें से डेफिनेटली 8 से 10 लोगों की शुगर बढ़ी हुई मिलेगी। इसी की तरह से क्या अपन सर्वे करें कि 30 लोग 40 लोग बैठे और उनमें बीपी चेक कराए तो उसमें से डेफिनेटली 5 से 7 लोगों का, यानी कि 15% लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें पुनीत, एक सवाल ये भी तभी लगती है कि क्या कोविड के बाद से ऐसी स्थिति बन रही है? क्या कोविड के बाद लोगों की जान जाती हुई तस्वीरें दिख रही हैं? ये ऐसा कोविड के बाद ही है या पहले भी होता रहा है? तो ये जो हुआ हादसा, वो बड़ा दुखद हादसा है। मैंने भी इसके बारे में सुना है, तो बड़ा दुख हुआ कि हमारे यहाँ का फौजी जिसने हमारे देश की सरहदों को हमारी रक्षा करी है, आज इतना भारी काम, इतना डिफिकल्ट काम किया है, उसने सेना में रहा है। और उसके बाद केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कोविड से भी कुछ कोरिलेशन है इसका? कोविड का संबंध रहा है उस टाइम पे जब कोविड हुआ था, पर आज की तारीख में कोविड को गए कम से कम 2 से 2.5 साल हो गए हैं। तो मैं नहीं मानूंगा कि कोविड से संबंधित है ये एक सामान्य तरह की जो हम बोलते हैं प्रिवेंशन के लिए, हम बोलते हैं कि अपनी जांचें कराते रहें। 40 से 45 के बाद हर व्यक्ति को अपने शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है और हार्ट की जांच करा लेना चाहिए। टीएमटी एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है, बड़ी सिंपल जांच है, मेरे ख्याल से 1000-1500 में हो जाती है, जिसमें कि हम पेशेंट को चलाते हैं, इंसान को थोड़ा दौड़ाते हैं 5 से 7 मिनट, और दौड़ाने के टाइम पे मशीन पे हम उसका रेगुलर ईसीजी मॉनिटर करते हैं, तो छिपी हुई बीमारियां मालूम पड़ जाती है। सर, युवा भी काफी अभी साइलेंट अटैक से जा रहे हैं। 17 साल युवाओं का होने का कारण ये है कि युवाओं में मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है, पीयर प्रेशर बहुत बढ़ गया है और स्मोकिंग की प्रवृत्ति बढ़ गई है। हमारे देश में टबैको यानी कि तंबाकू का सेवन और स्मोकिंग की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी है और मानसिक तनाव बढ़ने के कारण से युवाओं में भी हार्ट की बीमारियां बढ़ी हैं। सर, अब आगे क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं इन सबसे बचने के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 45 की उम्र के बाद जब आप 45 के हो गए हैं तो आपका रेगुलर चेकअप करवाएं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो और कोलेस्ट्रॉल की जाँचें हो। साल में एक बार मिनिमम ये सब जांचें होना चाहिए। भले ही वो नॉर्मल आए तो हमारी खुशी होगी कि चलो हमारी जांचें नॉर्मल आ रही, लेकिन करना जरूरी है। और एक जैसे कि मैंने अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले कि ट्रेडमिल टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है, जिसमें कि हम मरीज़ को या किसी भी इंसान को जांच के लिए उसको चलाते हैं, दौड़ाते हैं और ईसीजी लेते हैं, तो उसमें मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उसमें धड़कन बढ़ती है। जब हम इंसान को चलाते हैं तेज़ी से, मशीन पे दौड़ाते हैं, तो धड़कन बढ़ती है और धड़कन बढ़ने के टाइम पे ही हार्ट को ब्लड ज़्यादा लगता है और तभी ईसीजी में पकड़ में आता है कि उसको कोई साइलेंट अटैक आने की संभावना है कि नहीं। खबर भोपाल से है, जहां पर अशोका गार्डन और बजरिया के बदमाशों का ऐशबाग पुलिस ने जुलूस निकाला है। इनमें से एक बदमाश ने अशोका गार्डन में एक युवक पर जानलेवा हमला किया था, तो दूसरे ने बजरिया क्षेत्र में तलवारबाजी की घटना को अंजाम दिया था। वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन जब पुलिस के हत्थे चढ़े
तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, पुलिस ने जुलूस निकाला है ताकि लोगों के मन से इन अपराधियों का खौफ भी कम हो और साथ ही साथ इन जैसे तमाम अपराध करने वाले दूसरे अपराधी ये सोचे कि अब मध्य प्रदेश की पुलिस सख्त हो रही है, अगर ऐसी कोई भी वारदात को अंजाम देंगे तो कार्रवाई की जाएगी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गुरु नानक वार्ड के पास से घेराबंदी करके पकड़ा है। इनके अलावा दोनों आरोपी गांजा बेचकर अपना गुजारा करते थे, ये भी जानकारी सामने आई है। दोनों ही आरोपियों पर 2-2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एक आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। बुरहानपुर के गांव बखारी में केला किसान ने खुदकुशी करने की कोशिश की। दरअसल किसान ने कर्ज लेकर केला की फसल लगाई थी, जो अचानक आई आंधी और तूफान से तबाह हो गई। घायल किसान को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी अस्पताल में भर्ती किसान से मिलने पहुंचे। रघुवंशी ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही साथ किसान का कहना है कि सर्वे दल खेत में जांच करने नहीं पहुंचा है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार बुरहानपुर में पिछले 5-7 सालों से प्राकृतिक आपदाएं खूब आ रही हैं और 2019 से 4 साल से किसानों का फसल बीमा नहीं होना, ये सबसे मुख्य कारण है कि प्राकृतिक आपदाएं तो आती होंगी, बाकी जब पूरे हमारे देश में एक देश है, एक कानून है, तो बुरहानपुर ज़िला क्यों फसल बीमा से छूटा है। और हमारे पड़ोसी राज्य में फसल बीमा होता है, यहाँ पर ना फसल बीमा किसानों का हो रहा है। मोदी की भाजपा की नीति है कि इनके राज्य में किसान आत्महत्या कर रहा है। हमारे बखारी के किसान ने अभी जहर पी लिया, जिसकी केला फसल धराशायी हो चुकी थी। भाजपा के लोग और भाजपा के नेता केवल वोट की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति नहीं करते। ये प्रत्यक्ष उदाहरण किसान का हमारे सामने है। बड़ी खबर मिल रही है अशोकनगर से, जहां पर जिस तरह से घर में घुसकर गुंडागर्दी की गई थी, दुष्कर्म के मुख्य आरोपी कालू उर्फ समीर खान के घर चल गया है बुलडोजर। समीर खान के घर पर चला है बुलडोजर, मकान को जमींदोज किया गया है। युवती के साथ दुष्कर्म करके घर से खींचकर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन ने यहां पर पहुंचकर, तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव आप देखिए विस्तार न्यूज पर, ये वो बुलडोजर गरज रहा है उस आरोपी के घर पर जिसने वो हिमाकत की कि वो पीड़िता के घर पहुंचकर उसके साथ अपहरण करने की कोशिश की गई और जो उसको बचाने आया उसका भाई, उसके पिता, उस पर तलवार से हमला किया गया था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कार्रवाई हुई और अब देखिए ये बुलडोजर वाली जब कार्रवाई हो रही है तो बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है और यही लोग इकट्ठा हो गए। तो उस वक्त जब वो पीड़िता को ले जाने चाह रहा था, जो आरोपी का घर टूट रहा है इस वक्त बुलडोजर से, समीर खान इसका नाम है, और ये पीड़िता को ले जाना चाह रहा था, लेकिन इकट्ठा होकर लोगों ने इसका विरोध किया तो पीड़िता बच पाई। लेकिन अब प्रशासन का यहां पर बुलडोजर चल रहा है। अशोकनगर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, साथ ही साथ स्थानीय लोग, और ये घर जमींदोज हो गया है। और ये संकेत है, इशारा है, सबक है उन अपराधियों के लिए जो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी करेंगे किसी के साथ, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होगा। उनके साथ ये होगा जो हो रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है अशोकनगर में, रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। इसने न सिर्फ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, बल्कि लड़की के अपहरण की कोशिश की और साथ ही साथ परिवार के लोगों के साथ तलवार पर हमला किया, तलवार से हमला किया और उसमें घायल भी हुए। और अब प्रशासन का बुलडोजर, ये तस्वीरें आपके सामने। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जीती हुई सीट छोड़कर भाग रही है। इसके साथ ही सीएम बीजेपी के प्रचंड जीत का दावा भी करते हुए नजर आए। एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है, आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव।
बढ़ते आगे, मोहन सरकार के पहले बजट की तैयारियों में जुटे हैं सभी विभाग। ये भी एक खबर सामने आ रही है जो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीटिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ चुनाव के परिणाम को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, और उधर जो उनकी जिम्मेदारी है विभागों की मॉनिटरिंग करना, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, इसका भी ऐलान हो चुका है। और अब सभी विभागों के डिप्टी सेक्रेटरी के साथ बजट की समीक्षा पर मंथन करेंगे अफसर। 4 जून से लेकर 14 जून तक एसीएस, पीएस और सचिव के स्तर की ये मैराथन बैठकें होंगी। सभी विभागों के अफसरों को मौजूद रहने के वित्त विभाग ने आदेश भी दिया है और पत्र भी लिखा है। 9 बैठकों के बाद मुख्य सचिव करेंगी एसीएस फाइनेंस के बाद फाइनल रिव्यू बैठक, और 1 जुलाई से 19 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलेगा, जिसमें मोहन सरकार का पहला बजट भी पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री 2 दिनों तक सुशासन का पाठ पढ़ेंगे। आज और कल आईआईएम रायपुर के कैंपस में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के लिए देश भर के प्रोफेशनल्स को आमंत्रित किया गया है, जो अलग अलग विषयों पर मंत्रियों को जानकारी देंगे। मंत्रियों के प्रशिक्षण की शुरुआत छत्तीसगढ़ के 10 साल के विजन को लेकर शुरू हुई है, लेकिन कांग्रेस इसे मंत्रियों की असफलता बता रही है। क्या है ये मैनेजमेंट टिप्स, इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार का स्लोगन विष्णु का सुशासन को चरितार्थ करने की दिशा में सरकार अनेकों कदम उठा रही है। गुड गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम उठाते हुए मंत्रियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया। रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ आज हो गया है। शिविर के पहले सत्र को नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से अपनी बातें साझा की। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। हमारे वरिष्ठ नेताओं के उनके अनुसार चिंतन शिविर के माध्यम से तमाम सारे डिपार्टमेंट का कैसे हमारा आगे 10 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारा रोड मैप कैसे बने और किस दिशा में हमें ज़्यादा अधिक फोकस करना है, इस बारे में भी आगामी 10 साल के लिए हमारी कार्य योजना कैसे बने, तमाम सारे डिपार्टमेंट मिल करके छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, लोगों के जन कल्याणकारी जितने भी योजनाएं चल रहे हैं उस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन कैसे हो सके, इन सभी मुद्दों को लेकर के एक तरह से चिंतन शिविर के साथ साथ तमाम सारे विषयों पर डिस्कस होने हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी के मंत्रियों की असफलता बताई है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिस प्रकार से 5 माह में सहायक सरकार के मंत्री सरकार चलाने में असफल रहे, इससे उन्हें निश्चित तौर पर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बीजेपी जो कर रही है वो सब फिजूल साबित होगा, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस प्रकार से साय के मंत्री पिछले 5 महीने में सरकार चला रहे हैं, उससे यह आवश्यक था कि इनको गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन यह सारी कवायद फिजूल साबित होगी। जो इनको संस्कार मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रूप में, संघ के संगठन के रूप में, वो भ्रष्टाचार के। अब 5 महीने में यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हुए, जनता के कामकाज से, जनता के सुख दुख से इनको कोई मतलब नहीं है। सरकार में वित्तीय प्रबंधन से लेकर पर्सनल डेवलपमेंट तक की ट्रेनिंग इन 2 दिनों में तमाम मंत्रियों को दी जाएगी, लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कितना लाभ इस ट्रेनिंग का मंत्रियों के अपने कामकाज में मिल पाता है। आईआईएम रायपुर में मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। मंत्रियों की पाठशाला आयोजित की गई है। तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको कि आईआईएम रायपुर है। सबसे पहले तस्वीर देखिए आप कि यहाँ पर जो है वो तमाम कैबिनेट मंत्री
पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंच चुके हैं। इसके अलावा विजय शर्मा भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देख सकते हैं और यहाँ पर लगातार विभिन्न विषयों पर सुशासन की दिशा पे किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ेगी उसको लेकर चर्चा की जा रही है। एक तस्वीर देखिए आपकी, तमाम छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर्स हैं उनके लिए ये शिविर आयोजित किया गया है। 31 और 1 तारीख को जो है वो शिविर आयोजित किया, जिसपे देश भर के प्रसिद्ध व्याख्यान जो है वो तमाम एजुकेशनल से जुड़े हुए लोग, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग जो है पहुंच रहे हैं और अपनी टिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं। जिसपे सबसे पहले शुरुआत जो है वो बीवी सुब्रमण्यम जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं उनकी तरफ से की गई, जिसपे छत्तीसगढ़ के 10 सालों की विजन को लेकर चर्चा की गई। जिसके बाद स्वास्थ्य को लेकर जो है वो व्याख्या होगा। निश्चित तौर पर ये बड़ी क्लास जो है वो तमाम मंत्रियों की लगी हुई है कि जो सुशासन की दिशा पे जिसका वादा किया गया था विधानसभा चुनाव में कि विष्णु के सुशासन की, तो उस सुशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इसको लेकर तमाम मंत्रियों को लोग जो है वो शामिल हुए हैं और ये शाम 6 बजे तक चलने वाला है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। जी हाँ, तो ये मंथन चिंतन और इस चिंतन मंथन पर सियासत भी हो रही है। सीधे रुख करते खोमन साहू की तरफ हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। खोमन, जरा बताइए, ये जो मैनेजमेंट की क्लासेस लग रही है ताकि गुड गवर्नेंस को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इस पर भी सियासत हो रही है। देखिए विवेक, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है और बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी तैयारी कहीं ना कहीं की गई है और यही कारण है कि नीति आयोग के सीईओ है सुब्रमण्यम, वो छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को बैठाकर समझा रहे हैं कि 2047 तक भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ कैसा प्रदेश होने वाला है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को मात्र 10 साल का लक्ष्य लेकर चल रहे। यही कारण है कि बहुत सारे मंत्री चूंकि नए हैं विवेक, इस कारण भी इस तरीके की जो प्रोग्राम है वो चलाए जा रहे हैं ताकि जो नए मंत्री हैं वो सीख जाए, क्योंकि गुड गवर्नेंस किस तरीके से काम करेगी, छत्तीसगढ़ आने वाले 10 साल में किस तरीके से ग्रोथ करेगा, किस तरीके से किस क्षेत्र में काम करना है, क्या क्या ऐसी नीतियां रहेंगी जिस पर छत्तीसगढ़ में फोकस किया जाएगा। चूँकि 70% किसान बहुल इलाका है छत्तीसगढ़, ऐसे पर खेती किसानी को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, इस पर भी आज चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, वायु परिवर्तन को लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा और अन्य विषय 2047 तक जो छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे 2 दिन पहले कि तापमान को कम करना, छत्तीसगढ़ में 10 लाख करोड़ की आय जो बजट है उसको वहां तक ले जाना, ये छोटा लक्ष्य नहीं है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस तरह की बैठकें जरूरी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में या फिर पूरे देश में कह लीजिए, क्योंकि परिणाम तो 4 जून को पूरे देश में आएगा, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भी परिणाम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन परिणामों पर अब सियासत हो रही है। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, कह रही है कि 11 में से 11 सीटें बीजेपी की आएंगी, और उधर कांग्रेस कह रही है कि ऐसा होगा ही नहीं। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। 4 जून वो दिन है जब देश में लोकसभा चुनाव में परिणाम आने वाले हैं। परिणामों के पहले मतगणना होनी है, देश परिणाम का इंतजार कर रहा है, तो राजनीतिक दल मतगणना की तैयारियों में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने चुनाव के बाद पहली बार बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश की 11 लोकसभा सीट पर चुनाव की समीक्षा की गई। चुनाव को लेकर क्लस्टर प्रभारियों से रिपोर्ट भी तलब की गई। इसके बाद इंटरनल रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। तमाम चर्चाओं और कयासों के बाद अब पार्टी मतगणना की तैयारियों में जुट गई है। मतलब साफ है कि भाजपा ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल करके आगे का रोड मैप तैयार कर लिया है। मुझ सहित सभी वरिष्ठ नेता, जो हमारे मुख्यमंत्री जी सहित सभी, और लगातार विभिन्न प्रदेशों में और चरणबद्ध तरीके से जो चुनाव संपन्न होने वाले थे उसमें सब व्यस्त थे। और उसके बाद हम अपने संगठन की बैठक बैठाकर अगर हम किसी विषय को ला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कुछ बैठक के विषय में या संगठन के विषय में कुछ कहना है। उनको अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। भाजपा की तैयारियों पर कांग्रेस भी तंज कस रही है। बीजेपी तमाम 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रख रही। भाजपा की इस बैठक पर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा अपनी हार की समीक्षा कर रही होगी, क्योंकि जीत की समीक्षा होती तो वो पहले ही बैठकें कर लेती। मैं कहना चाह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई। उसको सुधारने का ट्रेनिंग इन लोगों को लेना चाहिए। किस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है उसको सुधारने का ट्रेनिंग इनको
मिलना चाहिए। और रमन सिंह जी को इन लोगों ने दरकिनार कर दिया है, गलत बात है। उनसे पूछना चाहिए, 15 साल वो सरकार चलाए हैं तो किस तरह का काम होता है वो उनसे पूछना चाहिए। उन्हीं को ही दरकिनार करके इस तरह का काम हो रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का भी शिकार हो गया, ऐसा लगता है। 4 जून को मतगणना होगी, रिजल्ट सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। सबके अपने दावे हैं, लेकिन 4 जून को यह साफ हो ही जाएगा कि जनता ने जीत का ताज किसके माथे पर रखा है, जिसके लिए अब इंतजार की घड़ियां कम हो रही हैं। होमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। जी हाँ, तो इंतजार की घड़ियां अब चंद दिनों की बची हुई हैं और आपको विस्तार न्यूज सबसे पहले सुबह 6 बजे से लगातार परिणाम बताएगा, छत्तीसगढ़ का भी और मध्य प्रदेश का भी और पूरे देश भर का। छत्तीसगढ़ में 4 जून को 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना के पहले ही बीजेपी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। प्रशिक्षण में राजनांदगांव लोकसभा सीट के प्रत्याशी संतोष पांडे, कांकेर लोकसभा सीट के प्रत्याशी भोजराज नाग, बस्तर से महेश कश्यप और सरगुजा लोकसभा सीट से चिंतामणि महाराज कुशाभाऊ ठाकरे पहुंचे। इस मौके पर विस्तार न्यूज के संवाददाता होमन साहू ने चारों लोकसभा के प्रत्याशियों से बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बड़ी बैठक में जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उन लोगों को बुलाया गया है। उन लोगों को किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये देख सकते हैं। राजनांदगांव के जो प्रत्याशी संतोष पांडे, इसके अलावा सरगुजा के जो प्रत्याशी हैं चिंतामणि महाराज वो भी मौजूद हैं, कांकेर के भोजराज नाग जी हैं वो भी मौजूद है। सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन लोग से भी बातचीत करूँगा। पहले संतोष जी से बात कर लेता हूँ। सबसे हॉट सीट आपका था, कैसा बीता चुनाव, अब कैसी उम्मीदें हैं आपकी? राजनांदगांव की जनता भूपेश बघेल का उम्मीदवारी हो इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी और वो हुए। जिस प्रकार से उन्होंने सौतेला व्यवहार राजनांदगांव के साथ किया, जिस प्रकार से उनका द्वेषपूर्ण व्यवहार था, वो वोट में तब्दील हुआ है और 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसमें मिलेगा। वही भूपेश बघेल जिन्होंने एडीबी का, जिन्होंने सेतु निगम का, जिन्होंने महुआ प्रसंस्करण इकाई का, अरे 2 कार्यालय तो उठा करके दुर्ग ले गए। इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी को ले जाने वाले थे। जनता में आक्रोश था, वो आक्रोश वोट में परिवर्तित हुआ है। वो प्रचंड बहुमत से कमल छाप भाजपा हम जीतेंगे और वो हारने वाले हैं। डर तो नहीं लग रहा है आपको? अरे साहब, बस्तर का मैं प्रभारी था, 12 में से 8 सीट जीत के आए हैं। सरगुजा में पूरा जीते हैं। इस समय भी पूरे 11 में 11 जीतेंगे। सरगुजा की आपने बात की और बस्तर की बात की। देख सकते हैं सरगुजा के प्रत्याशी हमारे साथ है चिंतामणि महाराज जी। महाराज जी, 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, डर तो नहीं सता रहा है? नहीं, डर का क्या बात है उसमें। पूरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह जो देखने को मिल रहा था, उससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल लहराएगा, ये हम आपको कह सकते हैं। कांकेर से भी प्रत्याशी भोजराज नाग जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया चुनाव में रिजल्ट आने वाला है। अब की बार 400 पार होने वाला है और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। डर तो किसी बात का नहीं है आपको? डरना तो उन लोगों को चाहिए जो अधर्म का काम कर रहे हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है और भगवान राम अधर्मियों का नाश किया है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी भगवान राम जी के आशीर्वाद से पूरे छत्तीसगढ़ सहित भारत देश में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार फिर से मोदी सरकार। महेश कश्यप हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं बस्तर से, दादी को हरा पाएंगे आप? जी, मोदी जी के गारंटी के ऊपर पूरे देश को भरोसा है। उसी पर तरह से बस्तर के लोगों को भी मोदी जी के गारंटी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि अभी पिछले 4 महीने के चुनाव में जो छत्तीसगढ़ का सरकार बना है और 7 से 8 गारंटी को हमने पूरा किया है और मोदी जी ने जो गारंटी को पूरा किया, इसलिए बस्तर के जनता कांग्रेस पार्टी पिछले 60 साल से लूटती आ रही है और पिछले 5 साल भी छत्तीसगढ़ को जो दुर्दशा बना कर रखी, इसलिए लोकसभा में आदरणीय मोदी जी 400 पार के साथ चुनाव जीतेंगे और छत्तीसगढ़ के 11 का 11 सीट जीतेंगे। और जो कवासी लकमा जो दादी है
क्योंकि एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति जिसके बयानबाजी से पूरे देश हमारे बस्तर के आदिवासी जो पढ़े लिखे लोगों को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए और इस बार ऐसा उनको सबक मिलने वाला है कि भविष्य में राजनीति करना भी सोचना पड़ेगा। हार होगी तो कह रहे हैं, लेकिन आपके माथे में पसीना आ रहा है कश्यप जी। नहीं, देखिए अब गर्मी का समय तो पसीना आएगा, लेकिन हम उन चुनावी मुकाबले के हार से हमको पसीना नहीं आ रहा है, गर्मी के से पसीना आ रहा है, अलग बात है। तो आपने सुना किस तरीके से बस्तर के प्रत्याशी महेश कश्यप जी सरगुजा के प्रत्याशी हैं, चिंतामणि महाराज जी, इसके अलावा राजनांदगांव के प्रत्याशी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं और जीत के लिए कितना कॉन्फिडेंस है, आपने साफ तौर पर देखा है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। देखिए, चुनाव में परिणाम में आने में अब समय नहीं है, इसलिए दावे भी किए जा रहे हैं। उधर एक वीडियो वायरल हुआ है, अक्सर छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर उज्जवल दीपक वीडियो बनाते रहते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, नेता हैं। उन्होंने एक चुनौती कांग्रेस को दी है और चुनौती इस तरह से एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है कि लड्डू खाइए, अगर बीजेपी तो जीत ही रही है तो हम लड्डू खिलाएंगे, कांग्रेस मुख्यालय के सामने वाली दुकान से खरीद के खिलाएंगे, और अगर आप जीत जाएं तो आप खिलाइए। देखिए, अभी हम खड़े हैं कांग्रेस कार्यालय के सामने, राजीव भवन, जहां पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और भरोसा बरकरार है और फिर से कांग्रेस सरकार नहीं आ पाई है और हैं तैयार हम विपक्ष की भूमिका के लिए, ऐसा लिखा हुआ है। और अभी हम सामने जाएंगे न्यू दिल्ली स्वीट्स, जहां हम लड्डू खरीदेंगे भाजपा कार्यालय में बांटने के लिए और जश्न मनाने के लिए भाजपा की शानदार जीत का। जय श्री राम। उधर सीहोर मध्य प्रदेश से खबर सामने आई है, वो खबर आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि सरकारी पैसों का दुरुपयोग कैसे होता है ये इस खबर में है। एक जगह है, आष्टा ब्लॉक के अंतर्गत आती है सिद्दीकगंज। यहां पर टप्पा तहसील का वादा तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था, तैयार भी हो गया दफ्तर, लेकिन ताला लगा हुआ है और वहां के लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं जैसे पिछले कई सालों से होते हुए आए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सीहोर के आष्टा ब्लॉक में कई साल पहले बनकर तैयार हुआ नायब तहसीलदार का टप्पा कार्यालय अभी तक शुरू नहीं हो पाया। आष्टा में 160 पंचायतें आती हैं। गांव वालों को कई बार मांग करते हुए तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान से जावर तहसील के सिद्दीकगंज को तहसील टप्पा बनने का दर्जा मिला था, लेकिन सिर्फ दर्जा मिला, कामकाज आज तक शुरू नहीं हो पाया। इसका नतीजा ये है कि 90 गांव के गांव वाले कामकाज के लिए परेशान हो रहे हैं और तहसील में काम कराने के लिए पुराने दफ्तर ही जाना पड़ रहा है, जबकि नया दफ्तर तैयार है। नायब तहसीलदार एवं दंडाधिकारी कार्यालय के दफ्तर भी तैयार है, लेकिन योजना कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। टप्पा बनने की घोषणा हुई तो खुशी हुई, बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई। 2018 में लाखों रुपए से बिल्डिंग तैयार हुई, लेकिन आज ये बिल्डिंग धूल खा रही है। सालों पहले बना हुआ यह भवन आज भी उसी स्थिति में खड़ा हुआ है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है और इस ओर कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व संबंधी कार्य के लिए उन्हें यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जावर और आष्टा जाना पड़ता है, जिससे लगातार ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बनकर यह बिल्डिंग पूरी हो चुकी है और आज भी इसमें ताला लगा हुआ है और इसका शुभारंभ नहीं हुआ है। उधर राजस्व का काम कराने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दफ्तर शुरू हो जाता तो सहूलियत हो जाती। मांग के बावजूद भी अभी तक यहाँ पे नायब तहसीलदार नहीं बैठा है, ये सबसे हमारी मेजर समस्या है। तो ये घोषणाएं हो चुकी हैं कि ये जल्द से जल्द चालू होगा, लेकिन आज तक कार्यालय चालू नहीं हुआ है। ना तो उसका उद्घाटन हुआ और ऑफिस भी नहीं चल रहा उसमें। सब लोगों को यहाँ से जावर जाना पड़ता है और जो भवन बनाया उसका उपयोग होना चाहिए, सरकारी भवन बनाया तो। तहसीलदार साहब आते हैं तो मालूम नहीं पड़ पाती है कि कहाँ सचिवालय में बैठते हैं कि राम सिद्दीगंज पंचायत में बैठते हैं। अब वो यहाँ आते रहे तो लोगों की समस्या सबकी, हमारी तुम्हारी सबकी हल होती रहे। वहीं अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही चुनाव के बाद इस कार्यालय को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। वो मेरे संज्ञान में है और उसको हम शीघ्र ही तैयार करवा के और पूर्णता उपरांत प्रारंभ कराएंगे। कई बार एक फैसले से काम बन भी जाते हैं और एक फैसले को ना ले पाने के चलते अटक भी जाते हैं। एक फैसला हुआ था टप्पा बनाने का तो दफ्तर तैयार हो गया, लेकिन अब दफ्तर को लेकर फैसला हो जाए तो गांव वालों की परेशानी कम हो जाएगी और लोगों की मेहनत की कमाई से बना ये सरकारी दफ्तर में लगा हुआ ताला खुल भी जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
और आज 31 मई है, यानी कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू से कैंसर होता है ये हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी भोपाल ओरल कैंसर के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए मनाया जाता है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला खुले तौर पर मार्केट में बेचे जाते हैं। भोपाल गुटखा, पान मसाला, खैनी का सेवन करने से ओरल कैंसर के मरीजों की संख्या में देश में दूसरे नंबर पर है। आज तंबाकू निषेध दिवस है। जितने भी कैंसर के मरीज मिल रहे हैं उनमें से 80% तंबाकू का सेवन करते हुए पाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने 2012 में ही पाउच वाले गुटखा की बिक्री पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में कैंसर मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। ICMR की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल मुंह के कैंसर के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विस्तार न्यूज ने गुटखा, पान मसाला की गुमटियों पर जाकर पड़ताल की। लोग ये जानते हैं कि इसका सेवन करना हमारे लिए घातक हो सकता है, लेकिन आदत है, छूट नहीं रही। तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि सरकार अगर बेच रही है तो हम खा रहे हैं, अगर बंद करना है तो सरकार को बनाना ही बंद कर देना चाहिए। नहीं देखो, मैं तो बताता अभी, मैं तो खाता ही नहीं है। लोगों सबसे कहता हूँ भाई मत खाओ, पर खाते हैं। अब क्या कर सकते हैं? या तो ये तो बंद जब ही हो सकते हैं कि कोई कंपनी बंद करे इनको। भाई आप कंपनी सही बंद कराओ, ये चीज़ है। लोग इसलिए खाते हैं, लोगों के कुछ लोगों के शौक होते हैं, खाते खाते लोगों को आदत हो जाती है। वो लोग, कुछ लोग छोड़ना भी चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। नुकसान पूरा, आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान और आपका शारीरिक नुकसान, सारे नुकसान है उससे। लेकिन उसके बाद भी खा रहा है आदमी, क्योंकि नशा है, लत है। आपकी भी लत है? जी हमारी भी लत है, बीड़ी की अकेले, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। भोपाल में 1 लाख में से 16 लोग मुंह के कैंसर और 8 लोग जीभ के कैंसर से पीड़ित हैं। वहीं इन कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए भोपाल में करीब 50 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं। आंकड़ों की माने तो राजधानी भोपाल में हर रोज करीब 10 लाख रुपए के पान मसाले की खपत है। इसके अलावा बीड़ी और सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों की खपत का आंकड़ा भी है। राजधानी भोपाल में आने वाले गुटखे का उत्पादन मुख्य रूप से कानपुर में होता है। यहाँ से इंदौर तक खेप पहुंचाई जाती है। इसके बाद भोपाल में गुटखे का पाउच तैयार किया जाता है। मुंह के कैंसर के मरीज हर साल करीब 3.8% की दर से बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो शहर की 30 लाख आबादी में औसतन 500 ओरल कैंसर के मरीज हैं। आयुष्मान के 5 लाख रुपए के इलाज की दर से जोड़े तो लगभग साल भर में 25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहीं अगर दवाइयों का खर्च भी जोड़ दें तो 50 करोड़ रुपए का खर्च होता है। भोपाल जो ओरल कैंसर है उसमें पूरे देश में दूसरे नंबर पे आया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और भोपाल और उसके आसपास जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें ये देखा जाता है कि जो पुरुषों में ओरल कैंसर जो है मुंह से संबंधित और नेक, माउथ एंड नेक से संबंधित जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का भी धुआं, चाहे वो तंबाकू से धुआं हो, चाहे वो और खाना बनाने की जो लकड़ी से और डिफरेंट तरीके से जो खाना बनाया जाता है उसका धुआं भी उतना ही हानिकारक है जितना कि तंबाकू का है। तो तंबाकू से ये कैंसर होता है और लंग्स का भी कैंसर होता है। कैंसर को कम करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं, वो ज़मीन पर कारगर होते हुए उतने नहीं दिखते हैं सर। आप बिल्कुल सही है। उसकी वजह यही है कि हम कहीं ना कहीं अधूरे मन से इन बात को करते हैं। वो उनकी बातों से, उनकी आवाज़ में उतना एक आत्मविश्वास की कमी होती है। तो ये थे हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर अजय सिंह सर। स्पष्ट तौर पर कहा कि दृढ़ शक्ति चाहिए, अगर वो हमारे अंदर है तो हम जरूर तंबाकू को छोड़ सकते हैं। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सभी शासकीय कर्मचारियों को आदेश दिया है कि अगर कोई भी कर्मचारी तंबाकू का सेवन कर ऑफिस आया या परिसर को गंदा किया तो उस पर कार्रवाई होगी। ये सभी के लिए आदेश भी निकाले गए हैं और ये सामान्य निर्देश भी हैं कि तंबाकू के सेवन से किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने जो आवासीय अपना ऑफिस का परिसर है वहाँ पर गतिविधि भी रखी है। साथ ही सभी विभागों को भी इस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं कि वो न सिर्फ दूसरों को बताएं बल्कि अपने यहाँ भी जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो भी तंबाकू का सेवन ना करें। कुल मिलाकर तंबाकू से जान जा सकती है, ये लोग जानते हैं फिर भी मानते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो तंबाकू से दूर रहिए,
कैंसर से भी दूर ही रहेंगे। फिलहाल 15 संभाग 15 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। धन्यवाद।